हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुण जैन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आईटीटी का जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। उसके कुछ क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिए हैं हमने सीए योगेंद्र बांगर सर के कंपाइलर से। सीए योगेंद्र बांगर सर जो कि आईडीटी के एक बहुत ही जानी मानी फैकल्टी हैं, उनके क्वेश्चनर से, उनके कंपाइलर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस के लिए अभी आईसीएआई ने जो रिलीज़ किए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इस क्वेश्चन की जो लिस्ट है मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखिए, जिनके पास बांगर सर की बुक है तो वो डायरेक्टली इसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो मैं अपना ये जो लिस्ट है क्वेश्चंस की, टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने के चांसेस हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं तो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जिनके पास बुक है वो डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है तो हम लिस्ट उनको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पढ़ते हैं। चीकू ट्रेडर्स इज़ अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। On 10th April 2019, Chiku Traders received an order from Nilu Traders for supply of consignment of plastic goods. Chiku Traders जो कि प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरर है, उसको कंसाइनमेंट मिलता है नीलू ट्रेडर से 10 अप्रैल 2019 को। जो चीकू ट्रेडर्स है कंसाइनमेंट मिलने के बाद उसको रेडी कर देता है 15 अप्रैल 2019 को, और जो इनवॉइस है उस कंसाइनमेंट का वो इशू करता है 15 अप्रैल 2019 के बाद अगले दिन, मतलब 16 अप्रैल 2019 को। जो नीलू ट्रेडर्स है, मतलब रिसिपिएंट, यहाँ पर वो कंसाइनमेंट को कलेक्ट करते हैं चीकू ट्रेडर्स के गोडाउन से 25 अप्रैल 2019 को, और साथ ही साथ जो उस सप्लाई का चेक है वो उसी दिन पे पेमेंट कर देते हैं किसको, चीकू ट्रेडर्स को। अभी जो पेमेंट है वो चीकू ट्रेडर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर होता है 26 अप्रैल 2019 को, और बैंक में क्रेडिट होता है 27 अप्रैल 2019 को, मतलब एक दिन बाद। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिटरमाइन कीजिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्लास्टिक गुड्स जो कि सप्लाई की गई है चीकू ट्रेडर्स के द्वारा नीलू ट्रेडर्स को एज पर द प्रोविज़न ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। देखिए, ये 2018 न्यू सिलेबस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोविज़न बेसिस जो सबसे पहला प्रोविज़न है टाइम ऑफ सप्लाई का गुड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, और 5 मार्क्स मतलब पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका जो प्रोविज़न है। देखो, अगर जो आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो जो इनवॉइस है सप्लायर के द्वारा कैसे इशू किया जाएगा, तो एज़ पर सेक्शन 31 जो रजिस्टर्ड पर्सन है कि एज पर सेक्शन 31 जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, तो वो इनवॉइस इशू करेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ, या तो पहले या उस समय जब वो गुड्स को रिमूव कर रहा है सप्लाई के लिए रिसिपेंट को, जहाँ पे आपकी जो सप्लाई है उसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, या फिर जो आप डिलीवरी गुड्स की अवेलेबल करा रहे हो रिसिपिएंट को उस समय। तो दोनों में से किसी भी समय जो सप्लायर है उसके द्वारा इनवॉइस इशू किया जा सकता है। अब आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी इस नॉर्मल चार्ज में गुड्स के केस में। तो उसमें बोला गया कि सेक्शन 12(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो मानी जाएगी इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है कि जिस दिन एक्चुअल में गुड्स की सप्लाई है वो रिसिपेंट को की जाती है। तो ये था प्रोविज़न। अब हम पढ़ते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है कि देखो, एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली पहला कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और लास्ट डेट ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 की मतलब जिस दिन आपको एक्चुअल में सप्लाई कर देते हो वो, तो टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। फिर भी दिया हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट के केस में हम कैसे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट की डेट को कैसे कंसिडर करेंगे। तो डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, कि जिस दिन उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में सप्लायर को रिसिपेंट से पेमेंट मिला, तो वो द डेट ऑन विच द पेमेंट इन एंटर्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज़ क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था 26 अप्रैल को और हमने बैंक में क्रेडिट किया था 27 अप्रैल को, तो विच एवर इज अर्लियर 26 अप्रैल को। अब बोला गया कि एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017
डेटेड 15/11/2017। अब देखो ये जो नोटिफिकेशन आया था इसके बारे में है कि ये नोटिफिकेशन में बोला गया था कि यदि आपको गुड्स के केस में कोई भी एडवांस अगर रिसीट मिलता है ना, तो उस एडवांस रिसीट को हम यहाँ पे गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करते। तो a registered person has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply, जो कि स्पेसिफाइड है 12 सबसेक्शन 2 में कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस विच एवर इज़ अर्लियर। तो इस केस में इनवाइस जो कि इशू किया गया था बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, कब इशू किया गया था हमने, क्योंकि गुड्स आपने रिमूव कब किए, 25 अप्रैल को नीलो ट्रेडर्स ने आपसे जो गुड्स है वो कंसाइनमेंट जो है वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने इनवाइस कब इशू किया, 16 अप्रैल को। तो इस केस में जो इनवाइस है इशू किया गया गुड्स के रिमूवल से पहले, जो कि विद इन द टाइम लिमिट है, मतलब लास्ट डेट ऑफ इशू इनवाइस क्या होता है आपका 25 अप्रैल, तो उससे पहले ही है। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा हमारा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस विच इज़ 16 अप्रैल 2019। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था, जो कि सीधा सीधा प्रोविज़न से रिलेटेड है। तो 5 मार्क्स बिल्कुल डन पक्के बिल्कुल। तो चलिए अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आया था हमारे मई 18 में 4 मार्क्स का। मई 18 जो कि जीएसटी का पहला अटैम्प्ट था, उस अटैम्प्ट में आईसीएआई ने इसको शामिल किया था हमारे कोर्स में और सबसे पहला अटैम्प्ट था, और उस टाइम ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी वो आपकी 2 बार निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार एडवांस हमको मिल रहा है और एक बार जो बैलेंस अमाउंट है वो मिल रहा है। तो इस केस में कैसे हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 8 सितंबर कम्युनिटी हॉल बुक्ड फॉर ए मैरिज, जिसका अमाउंट है 1,20,000 रुपये का, और उसके लिए हमको एडवांस मिला 20,000 रुपये का, जो कि हमने उस दिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। फिर 10 सितंबर को जो एडवांस अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो हम डेट ऑफ पेमेंट क्या लेते हैं, जो हमारी बुक एंट्री है और जो हमारा बैंक अकाउंट में क्रेडिट डेट है विच एवर इज़ अर्लियर, वो हम लेते हैं यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट। 2 नवंबर को जो मैरिज है वो कम्युनिटी हॉल में हुई। 18 दिसंबर को आपने उस 1,20,000 रुपये के लिए इनवॉइस जो है वो इशू किया, जिसमें 1,00,000 रुपये का आपका जो बैलेंस अमाउंट था वो भी इंडिकेट है। 22 दिसंबर को वो जो 1,00,000 रुपये का बैलेंस अमाउंट है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया। साथ ही साथ 24 दिसंबर को वो जो 1,00,000 रुपये का बैलेंस अमाउंट है वो हमारी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस केस में हमको डिटरमाइन करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस कैसे यहाँ पे कंप्यूट की जाएगी। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस जो कि आता है हमारे सेक्शन 13 नॉर्मल चार्ज में, वो कैसे कंप्यूट की जाती है वो तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एज़ पर सेक्शन 31 उस सर्विस के सप्लायर के द्वारा इनवॉइस को कैसे इशू किया जाता है, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। तो देखिए यदि कोई सप्लायर है जो कि सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, तो वो इनवॉइस इशू करेगा उस सर्विस के प्रोविज़न से पहले या सर्विस के प्रोविज़न के बाद, लेकिन विद इन 30 डेज़ में। उस 30 डेज़ के बाद वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। और इन केस अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनको 45 डेज़ में, जिस दिन आपने सर्विस को सप्लाई किया उसके विद इन 45 डेज़ में करना होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 13 पे। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ये बोलता है नॉर्मल चार्ज के केस में कि यदि आपका इनवॉइस विद इन टाइम है, मतलब 30 डेज़ और 45 डेज़ में, तो आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज़ अर्लियर। यदि आपका इनवॉइस विद इन टाइम में नहीं है, मतलब ना तो 30 डेज़ में और बैंक के केस में 45 डेज़ में नहीं है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज़ अर्लियर। और यदि दोनों ही सिचुएशन हमारे पास नहीं है, दोनों की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो जिस दिन अपने उस रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस सर्विस की रिसीट को शो किया, वो माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे बोला गया है। देखिए इसमें बोला गया है कि एज पर सेक्शन 31 रीड विद रूल 47 ऑफ CGST रूल द टैक्स इनवॉइस इज़ टू बी इशूड विद इन 30 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब इस केस में देखिए यहाँ पे जो मैरिज हुई वो हुई हमारी सेकेंड ऑफ नवंबर को, वो हुई हमारी 2 नवंबर को। और हमने जो मैरिज हुई वो हुई हमारी 2 नवंबर को, और हमने जो इनवॉइस इशू किया वो हमने किया 18 दिसंबर को। तो अब 2 नवंबर से 18 दिसंबर मतलब हमने सर्विस प्रोविज़न कंप्लाई करने के बाद विद इन 30 डेज़ में इनवॉइस को इशू नहीं किया। तो जब आपने विद इन 30 डेज़ में इनवॉइस को इशू नहीं किया तो इस केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानते हैं कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज़ अर्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 66/2000
2017 एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बोला गया कि यदि आपको कोई आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, अब ये गुड्स के केस में नहीं आया था पहली बात तो, यदि आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में आपको कोई एडवांस मिल रहा है तो उस एडवांस पे भी हम यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई को कंप्यूट करेंगे। मतलब उस टाइम ऑफ सप्लाई को जब हम कंप्यूट करेंगे तो उस एडवांस को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आया था 66/2017, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस के केस में भी एप्लीकेबल है, गुड्स के केस में इसको हमने एप्लीकेबल नहीं किया। तो इस केस में बोला गया है कि अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया। अब हमको 20,000 रुपये जो है वो हमको 8 सितंबर को ही मिल गए थे और 10 तारीख को हमारा वो बैंक में क्रेडिट हुआ। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा कि बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज़ अर्लियर। तो उस 20,000 के केस में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सबसे पहले माना जाएगा 8 सितंबर। फिर हम बात करते हैं 1,00,000 रुपये की। तो बोला गया है कि देयर फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 इज़ 8 सितंबर एज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस विच एवर इज़ अर्लियर। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो हमारा 1,00,000 रुपये का बैलेंस अमाउंट है वो अब हमने यहाँ पर 2 नवंबर को डेट ऑफ प्रोविज़न किया, लेकिन हमारा इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है और पेमेंट हमारा क्या माना जाएगा 22 और 24 विच एवर इज़ अर्लियर। तो उस केस में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो माना जाएगा 1,00,000 रुपये का 2 नवंबर विच इज़ द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 4 मार्क्स का जो कि मई 18 में आया था। और ये क्वेश्चन भी मतलब डंडन वाला क्वेश्चन है कि फुल मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद। तो आइए अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो उसका सर्विस की सप्लाई है तो उस केस में हम कैसे TOS कंप्यूट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर फोस्टर हु इज़ द ऑथर एंड ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ ए बुक वे टू हेवन हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद शोर पब्लिशर्स। शोर पब्लिशर जो कि पब्लिशर है हमारा और मिस्टर फोस्टर जो कि ऑथर है ऑन 15/7/2019 फॉर इट्स पब्लिकेशन। 15/7/2019 को वो एक एग्रीमेंट में एंटर हुए। इन टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट कॉपीराइट इज ट्रांसफर टू शोर पब्लिशर फॉर अ लमसम अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपये में डन हुआ कि वो जो कॉपीराइट है वो शोर पब्लिशर को दिया जाएगा। और इनवॉइस इशू किया गया मिस्टर फॉस्टर के द्वारा ऑन 15/7/2019 को और पेमेंट उनको रिसीव्ड हुआ 27/12/2019 को। सो determine with reason by way of brief note on the time of supply for purpose of goods and service tax। इस क्वेश्चन के आंसर में जाने से पहले सबसे हम पहले प्रोविज़न देख लेते हैं कि अगर रिवर्स चार्ज है और उसके केस पे टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस में कैसे हम कंप्यूट करेंगे। तो ये आता है हमारे सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई आता है हमारा कि डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर विच एवर इज़ अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट और जिस दिन उस सप्लायर के द्वारा इनवॉइस इशू किया गया था उसके 60 दिन ख़त्म होने के बाद जो 61st आएगा वो दोनों में से जो भी पहले होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसका प्रोवाइजर बोला गया है कि यदि दोनों ही डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानेंगे कि जो रिसिपिएंट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट एंड जो बुक एंट्री की डेट है वो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन को पढ़ते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और enjoyment of copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary works to a publisher is chargeable to tax on reverse charge basis and publisher is liable to pay GST। हमने हमारा जो चैप्टर था रिवर्स चार्ज में उसमें पढ़ा था कि यदि कोई किसी भी बुक का ओनर है या अपना कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है किसी पब्लिशर को तो उस केस में जो पब्लिशर है उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है यहाँ पर GST को पे करने की, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज के अंडर में फॉल करता है। तो यहाँ पर जो हमारा श्योर पब्लिशर है उसके ऊपर लाइबिलिटी की वो जो टैक्स की लाइबिलिटी है GST की लाइबिलिटी उसको जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। बट यहाँ पर इनवॉइस इशू किया गया है मिस्टर फॉस्टर के द्वारा क्योंकि उनको पेमेंट भी रिसीव हो रहा है। तो इस केस में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो एज पर सेक्शन 13(3) ऑफ CGST एक्ट इन केस ऑफ सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आप तो इस केस में जो लाइबिलिटी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो मानी जाएगी कि डेट ऑफ पेमेंट जो कि एंटर हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिपेंट के और डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन इस बैंक अकाउंट विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब बुक्स अकाउंट की डेट और बुक्स ऑफ अकाउंट की डेट और बैंक के
बैंक अकाउंट की जो डेट है उनमें से जो भी पहले होगा वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। और द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन लीव देयर ऑफ द सप्लायर। मतलब सप्लायर ने जो इनवाइस इशू किया है उसके 60 दिन ख़त्म होने के बाद जो 61st डे आएगा वो, तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो क्या माना जाएगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो इस केस में जो आपका पेमेंट है वो आपके 60 डेज़ में, जो आपकी डेट ऑफ इनवाइस है उसके विदिन 60 डेज़ में जो पेमेंट है वो नहीं किया गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी आपकी, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस 14 सितंबर। देखो यहाँ पे 15 जुलाई 2019 को यहाँ पर जो इनवाइस है वो इशू किया गया, तो उसका 61st डे क्या होता है हमारा 14 सितंबर। और पेमेंट हमको कब रिसीव हुआ, 27 दिसंबर। तो दोनों में से जो भी पहले होगा तो क्या आएगा, 14 सितंबर 2019। देखो ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये था, सबसे पहली बात कि ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का क्वेश्चन है वो भी रिवर्स चार्ज बेसिस का, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह, मतलब क्वेश्चन आता है तो हम दिमाग में फ्रेमिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। हो सकता है इसका कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना है, बट हाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 16, ये आता है हमारे सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे पहले हम प्रोविज़न को डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 14 जो है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वो क्या बोलता है। ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है, हमारे सप्लाई गुड्स और सप्लाई सर्विस दोनों पे। अब देखो इसमें दो केस होते हैं, यदि आपने कोई सर्विस को कंप्लीट किया चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानी जाएगी, तो डेट ऑफ इनवाइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यदि आपने कोई सर्विस को या कोई सप्लाई कंप्लीट करी रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने के बाद, तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानी जाएगी कि डेट ऑफ इनवाइस और रिसीट विच एवर इज लेटर। लेकिन मान लीजिए यदि इनवाइस और रिसीट दोनों ही चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले हैं, लेकिन आपका जो सप्लाई है वो उसके बाद में, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इनवाइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ये सेक्शन 14 है, तो उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें भी यही बताऊँ कि हो सकता है डिस्क्रिप्टिव ना है, बट हाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है टाइम ऑफ सप्लाई का, जिसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएँ, क्योंकि आजकल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस। The rate of CGST has been increased to 12% with effect from 1/12/2019। 1 दिसंबर 2019 को यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% से 12% हो गई है। तो ये कुछ हमको केस दिए हुए हैं, तो इन केस में हमको बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, फिर साथ ही साथ उसकी रेट ऑफ टैक्स क्या मानी जाएगी। तो उस रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पर ही हम जो सर्विस है, जो वैल्यू ऑफ सर्विस दी हुई है उसका हम टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहला केस आता है कि डेट ऑफ सप्लाई सर्विस है 25 नवंबर 2019, डेट ऑफ इनवॉइस है 5/12/2019, डेट ऑफ पेमेंट है 8/12/2019 और सर्विस की जो वैल्यू है वो है 12,50,000 रुपये। देखिए यहाँ पर हमको जो पहला केस दिया हुआ है उस केस में इन सप्लाई ऑफ सर्विस हमने करी 25/11/2019 को। जो सप्लाई ऑफ सर्विस हमारी हुई वो हमारी 25/11/19 को, और हमारा जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है वो 1/12/2019 है। हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि ये हमारा सप्लाई है जो कि है हमारा 25/11 को, ये हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है जो कि है हमारा 1/12/19 को। ठीक है, ये हमारा 25/11 को हमारा हमने सर्विस को हमने सप्लाई को कंप्लाई किया, और 1/12/2019 को हमारा यहाँ पे क्या है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब इनवॉइस हमारा है यहाँ पर 5/12/2019, मतलब ये हमारा इनवॉइस है जो कि 5 तारीख को है, और हमारा जो पेमेंट है, मैं पेमेंट यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जो पेमेंट है वो हमारा 8/12 को है। तो इस केस में बोला है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मानेंगे। अब देखिए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हमारा कितना है, मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हमारा कितना है, 1/12 को, और उससे पहले हमने यहाँ पे सर्विस को मतलब सप्लाई को कंप्लाई कर लिया है। तो इस केस में
यदि हमने कोई भी सर्विस, जो भी गुड्स की सर्विस, जो भी हमने सप्लाई की गुड्स या सर्विस की, वो हमने रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले कंप्लाई कर चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पे 2511 को हमने कंप्लाई किया है, लेकिन हमारा जो इनवॉइस है और जो रिसीट है मतलब पेमेंट है, वो दोनों ही हमारे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद हैं। तो इस केस में क्या माना जाएगा हमारा कि इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज़ लेटर। तो यहाँ पर इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पर 25/11 हो चुका है रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले। तो इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज़ अर्लियर, तो इस केस में हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा 5/12/19। अब जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारी आएगी 12% की। क्यों आएगी 12% की? क्योंकि इस केस में हमारा जो मतलब हमारे जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब जो मेन फैक्टर्स हमारे इनवॉइस और रिसीट, वो दोनों ही हमारे रेट ऑफ टैक्स के बाद आ रहे हैं। तो इस केस में जो टैक्स की रेट है वो हमारी 12% आएगी, और साढ़े 12 लाख रुपए में 12% का जो टैक्स अमाउंट है वो आएगा 1.5 लाख रुपए का। सेकंड केस लेते हैं कि डेट ऑफ सप्लाई सर्विस 25/11/19 ही है, डेट ऑफ इनवॉइस 25/11/19 है, और डेट ऑफ पेमेंट 8/12/2019। वैल्यू ऑफ सर्विस है 18,80,000 रुपये की। तो वही केस आता है कि 1/12/19 को हमारी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स थी, लेकिन हमने जो सप्लाई कंप्यूट करी, सप्लाई जो हमने दे दी, वो हमने 25 नवंबर को ही दे दी, मतलब रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले। अब जब सप्लाई आपके रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले दे दी जाती है, तो वो दो फैक्टर देखते हैं हम, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो हम देखेंगे इनवॉइस 25/11 को है और हमारा जो पेमेंट है वो 8/12 को है। विच एवर इज़ अर्लियर 25/11/2019 यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारा 5% माना जाएगा। रेट ऑफ टैक्स 5% क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो आपका इनवॉइस है वो आपके चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले आ चुका है, ठीक है। तो इस केस में भी रेट ऑफ टैक्स से हमारा 5% माना जाएगा। तो 18,80,000 रुपये पे 5% का रेट 94,000 का हमारा जीएसटी का अमाउंट निकला। थर्ड केस आता है वैल्यू डेट ऑफ सप्लाई सर्विस है 25/11/2019, इनवॉइस का डेट है 8/12/19 एंड पेमेंट का डेट है 30/11/2019। रेट ऑफ जो हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है वो है 1/12/19। हमारा जो सप्लाई है वो हमने रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले ही दे दिया है। सर्विस इज सप्लाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। पेमेंट हमको कब रिसीव हुआ? 30/11/2019 को। इनवॉइस हमको भले बाद में रिसीव हुआ, लेकिन इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, तो इनवॉइस हमको पहले रिसीव हो गया। तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 30/11/2019। रेट ऑफ टैक्स हमारा 5% माना जाएगा, और जो वैल्यू है 17,60,000 रुपये पे 5% से हमारा जीएसटी का अमाउंट आएगा 88,000। फोर्थ केस ले लेते हैं। डेट ऑफ सप्लाई सर्विस है 4 दिसंबर 2019, इनवॉइस का डेट है 28/11/2019, और डेट ऑफ पेमेंट का जो डेट है वो है 30/11/2019, और वैल्यू ऑफ सर्विस है 19,50,000। अब देखो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है? 1/12/2019। अब यहाँ पर हमने जो सप्लाई दी वो दी हमने 4/12 को। तो ये सप्लाई दी हमारी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद में। जब हम सप्लाई देते हैं चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद, पर यहाँ पर इनवॉइस और रिसीट दोनों ही हमारे इस चेंज इन, मतलब सप्लाई हमारी यहाँ पे क्या है? इस चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद। लेकिन हमारे जो इनवॉइस हैं और जो रिसीट हैं वो दोनों ही हमारे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले हैं। तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे? विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा वो आएगा कि सर्विस आपने सप्लाइड की आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस आपका इशूड हुआ है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और पेमेंट आपका ऑल्सो रिसीव्ड हुआ है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो आपका TOS आएगा अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो 28/11/2019 दोनों में से जो भी पहले होगा 28/11/2019 यहाँ पे हमारा माना जाएगा TOS, और यहाँ पर जो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आएगा, अब देखो रेट ऑफ टैक्स हमारा क्या आएगा? 5% आएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर हमारे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले के ही हैं। तो इसलिए, क्योंकि अगर एक भी फैक्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद होता है तो वो रेट ऑफ टैक्स हम कंप्यूट करेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही फैक्टर पहले हैं, तो 5% हम रेट लेंगे। तो 19,50,000 का 5% कितना हो गया? 97,500। फिर आता है हमारा 55 लिख देते हैं हम, 5 तो सीरियल नंबर की डेट ऑफ सप्लाई सर्विस है 4/12/2019, इनवॉइस भी है 4/12/2019, डेट ऑफ पेमेंट है 30/11/2019, वैल्यू ऑफ सर्विस है 14,50,000 हमारा। अब देखो हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है 1/12/2019, सर्विस हमने दी आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स,
और इनवॉइस हमारा आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर हमारा क्या माना जाएगा कि सर्विस इज सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस इज इशूड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और पेमेंट आपको रिसीव हुआ बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन दोनों में से एक फैक्टर आपका बाद में आ रहा है, तो विच एवर इज लेटर आपका इनवॉइस। तो 4/12/2019 आपका TOS माना जाएगा, और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या माना जाएगा 12%। तो 14,50,000 पे 12% 1,74,000। अब लास्ट है हमारा कि डेट ऑफ सप्लाई सर्विस 4/12/2019, डेट ऑफ इनवॉइस 30/11/2019, डेट ऑफ पेमेंट 8/12/2018, वैल्यू ऑफ सर्विस 10 लाख। तो इस केस में भी सर्विस आपने सप्लाई की आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 4/12/2019 को, पेमेंट आपको रिसीव हुआ आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 8/12/2019 को, इनवॉइस आपने जो है वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले कर दिया, लेकिन इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज लेटर, क्योंकि आपने सप्लाई जो है वो रेट ऑफ टैक्स के बाद में, रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने के बाद में की है। तो यहाँ पर TOS आपका आएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो इस तरह आपका रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो जाएगा वो 12%, और 10 लाख पे 12% 1,20,000। तो हमारा टोटल CGST निकला 7,23,500 का। तो चलिए अब हम अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन नंबर 17, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मिस्टर महेंद्र शर्मा एंड इंटीरियर डेकोरेटर, जो कि रजिस्टर्ड हैं अहमदाबाद गुजरात में, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की अपने क्लाइंट को XYZ कंपनी लिमिटेड को, जो कि रजिस्टर्ड है पुणे में। जो सर्विस का प्रोविज़न कंप्लीट हुआ वो हुआ 10/8/2020 को, और जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ वो हुआ 11/8/2020 को, विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 16/8/2020, with effect from 16/8/2020, applicable GST rate was increased from 5% to 12%. However, payment for the service received was credited in his bank account on 17/8/2020, and invoice जो raise हुआ वो हुआ 23/8/2020 को. So Mr. Sharma claimed that he is liable to pay IGST at the rate 5%. मतलब वो बोल रहे हैं कि जो रेट इंक्रीज़ हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं है उनको, वो तो जो पुरानी रेट है वही उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी और उससे ही वो GST का अमाउंट को पे करेंगे। बट जो डिपार्टमेंट है उसने अपना व्यू लिया और कहा कि दैट ही इज़ लाइबल टू पे IGST एट द रेट 12%, की नहीं भाई साहब आपके ऊपर तो 12% की जो रेट है वो एप्लीकेबल होगी। सो एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ मिस्टर महेंद्र शर्मास कंटेंशन एंड डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स एज पर द स्टैचुटरी प्रोविज़न। फिर एक और चीज़ पूछी गई है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है कि जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 14/8/2020 को 17/8/2020 के जगह पे। ठीक है, सो आपको अस्यूम करना है कि जितने भी डेज़ है वर्किंग डेज़ है। अब देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये है सप्लाई, ये है हमारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब देखो सप्लाई करी हमने 10/8 को। ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ हमारा 16 अगस्त को, और पेमेंट जो हमको रिसीव्ड हुआ, अब देखो पेमेंट हमको रिसीव्ड हुआ यहाँ पर 11 और 1 को, मतलब ये हमारा डेट ऑफ पेमेंट, ये हमारा पेमेंट का डेट है। ठीक है, अब पेमेंट हमारा बैंक में एंटर हो गया 11/8/2020 को, ये हमारे बुक्स में एंटर हुआ 11/8/2020 को, और जो पेमेंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 17/8 को। ठीक है, अब बोला गया कि जो इनवॉइस है वो आपने रेज़ किया यहाँ पे हमारा इनवॉइस है जो कि रेज़ हुआ 23 अगस्त को। ठीक है, अब इस केस में बताया गया कि भाई जो रेट ऑफ टैक्स है वो पहले 5% थी, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको तो 12% से ही टैक्स का जो अमाउंट है पे करना रहेगा। तो हम समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, यदि आपने कोई भी सर्विस या गुड्स की सप्लाई की है रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले, यहाँ हमने जो सर्विस हमने सप्लाई की वो हमने की 10 अगस्त को, और हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है वो यहाँ पे चेंज हुआ 16 अगस्त को। तो हम क्या देखेंगे कि यदि आपने सर्विस सप्लाई की है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले, तो इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज़ अर्लियर। अब इनवॉइस जो है हमारा वो है 23 अगस्त को,
लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो हमारा यहाँ पे आया 11 अगस्त को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 17 अगस्त को। अब डेट ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट है कि डेट ऑफ पेमेंट में हम देखते हैं कि आपका जो बुक एंट्री है और आपका जो बैंक एंट्री है, दोनों में से जो भी पहले होगा। तो यहाँ पर जो बैंक एंट्री है 11 अगस्त, वो हम यहाँ पर अब ये जो हमारा बैंक एंट्री है 11 अगस्त, वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या आएगा हमारा 11 अगस्त, क्योंकि देखिए हमने सर्विस की सप्लाई तो पहले ही कर दी ना, इस रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले हमने सर्विस की सप्लाई कर दी। और हमारा जो दो फैक्टर देखते हैं हम, इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर। तो पेमेंट हमारा पहले है, और पेमेंट की भी दो कंडीशन है कि आपका बैंक अकाउंट और बुक एंट्री दोनों में से जो भी पहले हो। तो 11 अगस्त हमारा पहले है, तो इस केस में हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% ही रहेगा, और TOS हमारा यहाँ पे आएगा 11 अगस्त। अब हम क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं कि इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स डिपेंड अपॉन द 3 इवेंट। क्या? डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। अब इन इवेंट्स में से जो दो भी रेट ऑफ टैक्स के चेंज होने से पहले होते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपकी क्या मानी जाएगी? बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। और अगर कोई भी दो आपके रेट ऑफ टैक्स के बाद अगर होते हैं, तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी रेट ऑफ टैक्स के बाद, एंड न्यू रेट है वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो यही बोला गया है कि आपका जो बुक एंट्री है और आपका जो बैंक एंट्री है, दोनों में से जो भी पहले है। तो इस केस में जो डेट ऑफ पेमेंट है वो आपका है 11 अगस्त 2020, क्योंकि वो आपके मतलब बुक एंट्री 17 अगस्त भले ही है, लेकिन आपका जो बुक एंट्री है वो पहले है 11 अगस्त, बैंक एंट्री भले ही आपके बाद में, लेकिन दोनों में से जो भी पहले है 11 अगस्त। सो सिंस द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, 10 प्रोविज़न, इसलिए आपका जो प्रोविजन सर्विस है हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 10 अगस्त 2020 एंड पेमेंट हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड ऑन 11 अगस्त 2020 प्रायर टू चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। सो टाइम ऑफ सप्लाई की क्या मानी जाएगी? 11 अगस्त 2020। और एट द टाइम जो टैक्स रेट है वो आपकी क्या रहेगी? 5%। द सेम शैल बी एप्लीकेबल। दस जो कंटेंशन है मिस्टर शर्मा जी का बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं, इवन इफ़ द पेमेंट इज़ क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 14th of August 2020, the answer will remain same, since the date of payment in this case will also be date when such payment is entered in books of accounts 11th August 2020। तो यहाँ पर भी आपका जो रेट ऑफ टैक्स है 5% ही रहेगा। तो इन दोनों ही केस में जो डिपार्टमेंट है उसका जो कंटेंशन है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारा जो शर्मा जी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो 5% ही रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारे जो टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन हमें लिए थे, और ये जो क्वेश्चन है इनमें से 3 क्वेश्चन हमारे ICAI ने अपने एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में भी दिए हैं। तो जो 5 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव में भले ही ना आए, बट MCQs में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और MCQs में आ गए तो हमारे 2 नंबर भी कन्फर्म हो जाते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आगे हम जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो यहाँ पे हम बनाते रहेंगे। सो थैंक यू।